नमस्कार दोस्तों, सरकारीटेल.com और diplomacyindia.com के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बीते 24 घंटे में कुछ टेलीविजन स्क्रीन पर उभर रहा जो अखबारों के पन्नों पर तस्वीरों के साथ खेला जा रहा है, उसने समूचे दुनिया के लोकतांत्रिक देशों को परेशान कर दिया है। समूची दुनिया हैरत अंगेज है कि जो स्थिति काबुल के हवाई अड्डे पर हो रही है, जिस तरीके से हवाई जहाज रेंग रहे हैं और उसकी छत पर सवार होकर अपने मौजूदगी का एहसास करा रही है, लोग हैरान परेशान हैं। अपने तरीके का यह पहला नजारा शायद 21वीं सदी में पहली बार नजर आ रहा है, लेकिन एक सच यह भी है कि सदी की शुरुआत के साथ ही अमेरिका ने ऐलान किया था, हमारे साथ जो है वो हमारा दोस्त है और जो हमारे साथ खड़ा हुआ नहीं है वो हमारा दुश्मन है। और निशाने पर था अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद भारत के कूटनीतिक गलियारों में गंभीर चिंता नजर आ रही है। सबसे बड़ा सवाल तालिबान के चरित्र को लेकर है। आशंका जताई जा रही है कि तालिबान का पूर्ण शासन भारत सहित पूरे इलाके के लिए आतंकवाद की बड़ी चुनौती पेश कर रही है। इसके अलावा भारतीय व्यापार व निवेश पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है। चीन व पाकिस्तान का तालिबान पर असर रणनीतिक संबंधों के लिहाज से भी भारत के लिए चुनौती पेश कर सकता है। जानकारों का कहना है कि भारत ने $3 बिलियन का निवेश अफगानिस्तान में किया है। उसकी सुरक्षा और चाबहार के विस्तार जैसे मसलों पर नए सिरे से रणनीति बनानी पड़ेगी। अगर तालिबान ने पुराने कट्टरपंथ को अपनाया तो कश्मीर के लिए भी आईएसआई की मिलीभगत से नई सुरक्षित चुनौती हमारे सामने आ सकती है। साथ ही पीएलओ में चीन अफगानिस्तान के जरिए बीआरआई के विस्तार की योजना बना सकती है। इन तेजी से बदलते घटनाक्रमों को और उससे जुड़े कुछ नए सवाल उभर रहे हैं। इन सबको भारत के परिप्रेक्ष्य में समझने की जरूरत है और इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ कुछ विशेष मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा अम्बासडर स्कंद रंजन दयाल जी, जो भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रह चुके हैं। उन्होंने सोफिया, वार्सो, जिनेवा और मॉस्को में भारतीय मिशनों में कार्यरत रहे और उज्बेकिस्तान और दक्षिण कोरिया में भारत के राजदूत भी रह चुके हैं। अम्बेसडर दयाल, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। मेरे दूसरे मेहमान हैं प्रोफेसर गुलशन सचदेव, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में प्रोफेसर हैं और काबुल में अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय में एडीबी और एशिया फाउंडेशन परियोजनाओं का नेतृत्व किया है। प्रोफेसर गुलशन सचदेवा जी, आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। मेरे तीसरे मेहमान हैं श्री रंजीत कुमार जी, जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और नवभारत टाइम्स के राजनयिक संपादक रह चुके हैं और हाल ही में एक बहुत ही रोचक विषय पर उन्होंने किताब लिखी जिसका शीर्षक है ड्रैगन ने हाथी को क्यों डसा, जिसमें चीन और भारत को दर्शाया गया है और मैं उनका भी इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। और इस चर्चा में मेरे साथ देने के लिए वाशिंगटन डीसी से एक खास मेहमान अम्बेसडर प्रदीप कपूर जी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस पूरी चर्चा में वो मेरा साथ देने के लिए एज गेस्ट एडिटर भी शामिल हुए हैं। अम्बेसडर प्रदीप कपूर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। अम्बेसडर प्रदीप कपूर जी भारत के विदेश मंत्रालय में सचिव रह चुके हैं और चिली व कैम्बोडिया में भारत के राजदूत भी रह चुके हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं अम्बेसडर दयाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पूरे अफगानिस्तान में तेजी से बदलते हुए घटनाक्रम और उसको समझने के लिए मैं उनसे सबसे पहले अपना संबोधन करने की रिक्वेस्ट करूंगा। धन्यवाद। जो हम अफगानिस्तान में जो भी घटनाक्रम चल रहा है और जो हम देख रहे हैं पिछले 1-2 महीने में और 2018 से, एक चीज ये है कि ये
पाकिस्तान और तालिबान की जीत है अमेरिका के ऊपर, नेटो के ऊपर और पूरे सिविलाइज्ड वर्ल्ड के ऊपर। दूसरी चीज़ ये कहूँगा मैं कि जब अमेरिका ने ये डिसाइड किया कि वो डूरन लाइन क्रॉस नहीं करेगा, चाहे 1,30,000 सैनिक उनके जब अफगानिस्तान में थे, ओबामा साहब जब प्रेसिडेंट थे, और जो तालिबान सेंचुरीज हैं, तालिबान के जो जमघट हैं, ट्रेनिंग कैंप्स हैं पाकिस्तान पे, उन पर हमला नहीं करेगा, वो लड़ाई उसी दिन हार गए थे। मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट ओबामा भी अफगानिस्तान छोड़कर जाना चाहते थे, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी छोड़कर जाना चाहते थे। उन्होंने ये प्रक्रिया शुरू की क्योंकि उन्होंने दोहा में बातचीत शुरू की, ज़ालिम खालिद ज़ाद को अपना एनवॉय बनाया और उसको केवल एक ही इंस्ट्रक्शन दी कि आप जल्दी से जल्दी अमेरिका के सैनिकों को वापस बुला लें, और प्रेसिडेंट बाइडेन ने उसी नीति को आगे बढ़ाया। और ये जो हम देख रहे हैं इसको होना ही था, केवल बात इतनी रह जाती है कि अफगान आर्मी ने कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं की, और एक अफगान वे है सेटलमेंट ऑफ इश्यूज की। अगर आप 19वीं शताब्दी में देखें कैसे रंजीत सिंह ने वहाँ पे राज किया, कैसे अंग्रेज़ों ने बहुत कोशिश की, वहाँ के जो अफगान्स हैं उनकी असली लॉयल्टी अपनी ट्राइब के लिए है, अपने ट्राइबल चीफ के लिए है। और इस समय अगर हम देखें तो एक लॉयल्टी अपने मुल्ला के लिए है, इस्लाम के लिए है। अफगानिस्तान एज ए कंट्री, एज ए नेशन, उनको ज़्यादा उसका एप्रिसिएशन नहीं है। और इस समय जो हमने देखा, तालिबान ने बहुत सोच समझी रणनीति अपनाई। उन्होंने जो 1990 के अपने 1990 दशक के अपने एक्सपीरियंस को बहुत अच्छी तरह समझा। कहीं भी खून खराबा नहीं हुआ, कहीं लड़ाई नहीं हुई, हर जगह उन्होंने चीफटेन से एग्रीमेंट कर लिया। कुछ सुना ये भी गया है कि काफ़ी पैसा भी दिया तालिबान ने लोकल चीफटेन्स को, जो शायद दोहा से आए, शायद वहाँ से आया। और नॉर्दर्न अलायंस, ये सब लोग उज़्बेकिस्तान भाग गए, ताजिकिस्तान भाग गए, और कहीं भी खून खराबा नहीं हुआ है। और कैसे ये आगे बढ़ेगा, ये एक अफगान वे है कि चढ़ते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं। और जितने चीफटेन्स हैं, जितने वहाँ पर पावर सेंटर्स हैं, उन्होंने समझ लिया कि अमेरिका जा रहा है, तालिबान आ रहा है, और तालिबान का उन्होंने स्वागत किया। अब मैं ये कहूँगा कि तालिबान जो हैं वो पश्तून हैं। पश्तून अफ़गान हो, ताजिक अफ़गान हो, उज़्बेक अफ़गान हो, उसको भारत से कोई गिला शिकवा नहीं है, भारत से कोई द्वेष नहीं है। जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो है पाकिस्तान, वो है ISI, और जो लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद और हक्कानी ग्रुप, ये सब जो तंजीमें हैं और जो तालिबान के साथ मिलजुल कर काम कर रही है, वो हैं भारत के खिलाफ। और हमें इस डिस्टिंक्शन का हमेशा एक अप्रिसिएशन रखना चाहिए, एक ख्याल रखना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि 2008 में जब काबुल में हमारी एम्बेसी में हमला हुआ था, जयंत प्रसाद हमारे बैच में वहाँ एम्बेसडर थे। देखिए वो हमला किसने किया? नाटो की इतनी फोर्सेस थी, कार बॉम्ब के अटैक नाटो के तो एम्बेसीज पे नहीं हुए, भारत की एम्बेसी पे हुए। तो पाकिस्तानी तंजीमों पे हमें बहुत एक चौकस रहना होगा कि उनका क्या होता है। और आखिरी बात मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी बात हुई आज हमारे राजदूत और सब लोग वापस आ गए हैं, क्योंकि उसमें भी कल रात से कुछ दिक्कत आ रही थी। पर अफगानिस्तान की जो नई सरकार की रूपरेखा निकलेगी, आज दोहा में बात हो रही है। पर सबसे बड़ी चीज़ देखने वाली है कि अफगानिस्तान की प्रेजेंट गवर्नमेंट के जो लोग हैं, स्पीकर रहमानी, फॉरेन मिनिस्टर अब्बानी, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट कानूनी,
मसूद साहब के बेटे ताजिक, ये सब इस्लामाबाद में हैं। ये पाकिस्तान से कह रहे हैं कि तालिबान के ऊपर दबाव डालिए कि हमारी भी थोड़ी सी कुछ एक भागीदारी रहे नए नए गवर्नमेंट में। और केवल पाकिस्तान ही है जिसकी लीवरेज है तालिबान के पास। ये सब रियलिटीज हमें अच्छी तरह समझनी चाहिए और देखते हैं कि क्या रूप निकलता है इस नई सरकार का। पर ये बिल्कुल ट्रांजिशनल सरकार होगी। पूरी सत्ता, पूरा जो एक स्ट्रेंथ है, आर्मी है, वो तालिबान की है। तो आज नहीं तो कल पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का एक छत्र राज होगा। थैंक यू। मैं अब प्रोफेसर गुलशन सचदेवा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पूरे घटना चक्र पे आपका क्या टेक है। थैंक यू। जैसे एम्बेसडर तयाल साहब ने पूरा आपको बैकग्राउंड बताया, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं सिर्फ 2 या 3 बातें और उसमें जोड़ना चाहूंगा। पहली बात यह है कि जितने भी देश भारत के समेत अमेरिका के साथ जो पूरे पिछले 2 दशकों में वहां पे रिकंस्ट्रक्शन और डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट करने के लिए अमेरिका में लगे हुए थे, उन सब देशों के लिए जो भी कुछ हुआ है अभी पिछले कुछ हफ्तों में, बहुत बड़ा सेटबैक। अफगानिस्तान की जो महत्ता है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है भारत के लिए, वो वहां पे पहले भी थी, अभी भी रहेगी। और वो मुझे लगता है मेन उसके 2 कारण हैं जिनके लिए वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट अफगानिस्तान रहा है। पहले ही सुरक्षा की दृष्टि से, और खास तौर से जब वो 90 के दशक में तालिबानों का वहां पे कब्जा था, जिस तरह की दिक्कतों का सामना हमको करना पड़ा और जिस तरह से हमारे ताल्लुकात जो हैं वो पाकिस्तान के साथ काफी मुश्किल हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में अफगानिस्तान हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। और लेकिन अब जो है हमारे लिए दिक्कतें उसमें बढ़ेंगी, क्योंकि अब जो एक पूरा जो नेक्सस बन गया है वहां पे तालिबान, पाकिस्तान और चाइना का, क्योंकि उन्हीं लोगों का वहां पे प्रभाव ज्यादा रहेगा, तो वो हमको देखना है कि उसको हम कैसे टैकल करते हैं। दूसरी बात ये है कि जिस दृष्टि से अफगानिस्तान हमने माना कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वो है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी और रीजनल कोऑपरेशन एंड कनेक्टिविटी के तौर पे। जैसे हमने अमेरिकन न्यू सिल्क रोड स्ट्रेटजी के तौर में भी जब माना था कि सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया को अफगानिस्तान के बीच में से मिलाया जाए, तो वो उसकी लेकिन जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, वो अभी भी बरकरार है। लेकिन अब उसमें दिक्कत यह है कि अब वो क्योंकि चीन और पाकिस्तान के करीब होगा, तो वो इन्फ्लुएंस चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ग्वादार पोर्ट से उधर से अपने आप को मिलाने की ज्यादा कोशिश करेगा। उसमें हमको अब ये देखना है कि इम्पोर्टेंस अफगानिस्तान की है, लेकिन ये दोनों मुद्दे जो हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंस रहेंगे। लेकिन अब क्योंकि वहां पे जो इन्फ्लुएंस रहेगा जिन कंट्रीज का, चाहे वो चाइना का है, चाहे वो रशिया का है, ईरान का है, पाकिस्तान का है, उनके साथ, जैसे ईरान और रशिया के साथ तो हमारे ताल्लुकात ठीक रहे हैं फिर भी काफी, लेकिन अब क्योंकि चाइना और पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे अभी नहीं है, खास तौर से पिछले कुछ सालों से, तो उसमें ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमको, और ऐसा तो नहीं है जैसे आज हमारे एम्बेसडर साहब वहां पे एम्बेसी बंद करके आ गए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये ऑप्शन हमारे पास है कि हम वहां को अफगानिस्तान को अबंडन कर दें। तो हमको वहां पे एंगेजमेंट धीरे धीरे रखना पड़ेगा। वो ऑब्वियसली डिपेंड करेगा कि तालिबान का जो है वो एटीट्यूड कैसा रहता है, किस तरह की गवर्नेंस स्ट्रक्चर लेके आते हैं, किस तरह के उनके लिंकेज रहते हैं बाकी टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ। तो बहुत ही कॉशियसली अभी हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे इस पूरे बदलते हुए हालात में हमको वहां पे एंगेजमेंट बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन निश्चित तौर से आने वाले सालों में भारत के लिए दिक्कतें वहां पे बढ़ गई हैं। थैंक यू। धन्यवाद प्रोफेसर गुलशन जी। अब मैं आऊंगा रंजीत कुमार जी पे। मैं चाहूंगा आपका इस पे क्या टेक है। अभी हमने एम्बेसडर तैयार और प्रोफेसर सचदेवा द्वारा सारी बातों को सुना है। उन्होंने अच्छी तरीके से अफगानिस्तान के ताज़ा हालात और क्यों इस तरह के हालात बने इसका बयान किया है।
देखिए, इसमें मैं इतना जोड़ना चाहूँगा कि आज जो अफ़गानिस्तान में हालात बने हैं, पिछले 2 दिनों से हम अफ़गानिस्तान में अफ़रा-तफ़री और उथल-पुथल का माहौल देख रहे हैं। उसकी एक बड़ी वजह है अमेरिका की शॉर्ट साइटेड पॉलिसीज़। देखिए, 2001 में जब अमेरिका ने 9/11 के आतंकवादी हमले के बाद अफ़गानिस्तान पर मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमला किया था, तालिबान के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया था, अल-कायदा के आतंकवादी ठिकानों को तहस-नहस किया था। तब अमेरिका के राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ एक इंटरनेशनल कोएलिशन बनाने की बात की थी और उसमें दुनिया के कई देशों से कहा था कि आप इसमें शामिल हों। और इस कोएलिशन में सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान को माना गया था और पाकिस्तान को अमेरिका के विदेश मंत्री ने सख्त चेतावनी दी थी कि यदि सहयोग नहीं दिया तो आपको आखेट युग में, पाषाण युग में भेज दिया जाएगा। तब पाकिस्तान ने अमेरिका को साथ दिया था। अफगानिस्तान से तालिबान और अल-कायदा के आतंकवादी ठिकानों में को तहस-नहस करने में जिस तरह से अमेरिका ने भूमिका निभाई थी, वो मौन रहा था और अपने यहाँ हालांकि उसने तालिबान और अल-कायदा के लोगों को शरण दी, लेकिन एक्टिव नहीं होने दिया। लेकिन धीरे-धीरे अमेरिका पाकिस्तान की खुशामद करने की नीति पर आगे बढ़ता गया, पाकिस्तान को बढ़ावा मिला और तालिबान और अल-कायदा दोनों ने अपनी ताकत बढ़ाई। देखिए, तालिबान जिस तरह से वहाँ आगे बढ़ता गया, अमेरिका के लिए चुनौतियाँ बढ़ती गई। अमेरिका को बाद में लगने लगा कि वह वहाँ पर फंस गया है। अमेरिका में जिस तरह से अफगानिस्तान से होकर के जो बॉडी बैग्स अमेरिका लौट रहे थे, उससे अमेरिकी लोगों में काफ़ी एक भावनात्मक उभार पैदा हो रहा था। अमेरिकी लोगों में एक अमेरिकी जनमत का काफ़ी दबाव प्रशासन पर बढ़ने लगा था कि अमेरिका क्यों वहाँ फंस गया है। लेकिन देखिए, अभी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वो नेशन बिल्डिंग में शामिल नहीं है, लेकिन अमेरिका ने जिस संकल्प के साथ 2001 की लड़ाई शुरू की थी, उसमें था आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का। और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका को मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन इसके पहले ही वो वापस आ गया। अमेरिका ने जिस तरह से आतंकवाद के आगे घुटने टेके हैं, वो अमेरिकी इतिहास के लिए सबसे शर्मिंदा पैदा करने वाला दिन हम कह सकते हैं। अमेरिका ने न केवल आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को कमजोर किया है, बल्कि पूरे क्षेत्र को एक अस्थिरता की आग में झोंक दिया है। अमेरिका की नीतियों का खामियाजा दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के देशों को झेलना ही पड़ेगा। पूरी दुनिया को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जो है काफ़ी कमज़ोर हो गई है और इसमें जो आतंकवाद का समर्थन करने वाले देश थे, पाकिस्तान और उसकी पीठ पर चीन का हाथ था, इन दोनों की साठगांठ का जो सामरिक दबाव भारत पर पड़ेगा, वो भारत के लिए काफ़ी चिंता की बात है। अब ऐसे माहौल में देखना पड़ेगा कि भारत अपने अगले कदम कैसे उठाता है। भारत के सामने कई तरह की चुनौतियां सामने आ गई हैं। एक अंधकार सा भारत के सामने लग रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान में जो नए हालात बन चुके हैं, नए तरह के जो शासक गुट उभर चुके हैं, उनसे भारत का तालमेल नहीं बन सका था। अब भारत को देखना पड़ेगा कि अपने आर्थिक हितों और सामरिक हितों को बढ़ाने के लिए इन नए तालिबान शासकों के साथ किस तरह के रिश्ते बनाने की कोशिश करता है। मैं एम्बेसडर तैयाल जी, प्रोफेसर गुलशन जी और रंजीत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने इस पूरे परिप्रेक्ष्य को बड़े अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है। अब मैं चाहूंगा कि हम क्वेश्चन आंसर सेशन में जाएं। मेरा सबसे पहला सवाल रंजीत जी को जाता है कि अब तो तालिबान पूरे अफगानिस्तान में पहुंच गया है, तो आप अफगानिस्तान का आगे का क्या भविष्य देखते हैं? अफगानिस्तान में अभी बहुत अस्थिरता का माहौल है। वहाँ पर किस तरह के शासक उभरते हैं, हालांकि मुल्ला बरादर और उनके कई साथी लोग सत्ता के प्रबल दावेदार हैं, लेकिन अफगानिस्तान में जो नए शासक काबुल के राष्ट्रपति भवन में विराजमान होंगे, उनकी नीतियां कैसी होंगी? क्या वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंताएं दूर करने की कोशिश करेंगे या फिर अपने आतंकवादी राह पर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, आतंकवाद के जरिए अपनी धौंस जमाने की कोशिश करेंगे, क्षेत्रीय ताकतों को डराने की कोशिश करेंगे, अपने प्रभाव में लाने की कोशिश करेंगे? तो अभी पूरी तस्वीर साफ नहीं है। इसके मद्देनजर भारत के लिए अभी काफ़ी दुविधा की स्थिति बनी हुई है। भारत तालिबान के साथ रिश्ते कैसे बनाता है, यह तालिबान की नीतियों पर निर्भर करता है। देखिए, अफगानिस्तान में भारत ने $3 अरब से अधिक के निवेश किए हैं। वहाँ के विकास कार्यों में, वहाँ के रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम में भारत ने काफ़ी निवेश किया है।
तो ये जो निवेश किया है अफगानिस्तान की जनता के लिए किया है, अफगानिस्तान में तालिबान के शासक भी इसे स्वीकार करते हैं, लेकिन क्या इन सभी निवेश की वजह से जो विकास कार्य हो चुके हैं, क्या उन्हें जारी रखना चाहिए? क्या उन्हें जारी रखने में तालिबान भारत को आमंत्रित करेगा, भारत का सहयोग लेगा, या तालिबान के भावी शासकों पर निर्भर करता है? भारत की का जो अगला कदम है वो तालिबान में सरकार बनने के बाद ही निर्भर करता है। तो मैं अगला सवाल पूछना चाहूंगा प्रोफेसर गुलशन सचदेवा जी से कि जो ये तालिबान ने अफगान नेशनल आर्मी को इतने आसानी से हरा दिया, उसका क्या कारण था और क्या तात्पर्य है? उसका कारण मुझे लगता ये है कि जब सडन, हालांकि ऐसा, अब सबसे बड़ी अचंभे वाली बात तो यही रही कि इतने सालों से जो अमेरिकन और वेस्ट के सारे वहाँ पे इतना पैसा, इतनी ट्रेनिंग, वहाँ पे सब कुछ दिया गया था और उनका नंबर भी लगभग 3 लाख के करीब था, और तालिबान तो माना जाता है कि 50, 60, 70 हजार ही उनका नंबर था। सडनली ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पे उन्होंने कहीं पे भी कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाया। अब मुझे लगता यही है कि अब हुआ ये कि जब रातों रात ये अनाउंस हो गया कि अब अमेरिकन निकल गए हैं, और काफी 2-3 महीने से पहले से मुझे लगता है, क्योंकि अब जो खबरें आ रही हैं कि जगह जगह पे हर शहर में जो भी वहाँ के वॉरलॉर्ड थे, जो भी वहाँ के जो दावेदार थे, वहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट लोग थे, उनके साथ पहले से ही काफी बातचीत हो रही थी इसके बारे में। तो अब हुआ ये कि सबको ये लगा कि अब अमेरिकन तो चले गए हैं, वेस्ट का कोई बहुत ज्यादा रोल है नहीं है, और धीरे धीरे तालिबान ही शायद आने वाला है, तो पूरे देश को क्यों तबाह किया जाए, क्योंकि उन्होंने बहुत तबाही पहले देख चुके हैं। तो वे एक तरीके से शायद एक अच्छा भी हुआ अफगानिस्तान के लिए कि वो, अगर वो होता तो 2-3 साल तक हो सकता है ऐसी लड़ाई होती कि जो भी कुछ वहां पे डेवलपमेंट हुआ था वो सारा वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो जाता, जैसे 90 के दशक में हुआ था। तो अब वो क्या हुआ, कैसे हुआ, उसका तो एक बहुत बड़ा विश्लेषण होता रहेगा। लेकिन अब बात यह है कि अब तालिबान जब आ गए हैं वहां पे, और पूरे देश के अंदर अभी तक कहीं भी कोई खास रेजिस्टेंस ऐसा उनका दिख नहीं रहा है, तो मोरलेस पूरा उनके कब्जे में है। तो ये एक अच्छी चीज शायद रहेगी आने वाले कुछ महीनों और सालों के अंदर, क्योंकि तालिबान कॉन्फिडेंटली वहां पे अभी काम करेंगे, और वो शायद 90 के दशक वाली गलतियां दोहराने की कोशिश ना करें, जिसमें एक तो उनको शायद एक्सेप्टेंस चाहिए पूरी दुनिया से, और उसमें मुझे लगता यह है कि यूरोप के देश, चाइना, रशिया, निश्चित तौर से ईरान और पाकिस्तान और अरब देश और बाकी देश भी शायद उसको एक्सेप्टेंस, रिकॉग्निशन दे देंगे। उसके साथ उनको ये भी पता है कि रिसोर्सेज भी हमको चाहिए अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि हम जानते हैं बहुत सालों से, बहुत दशकों से वहां में बाहर के पैसे से ही वहां की सरकार चलती रही है, तो वो रिसोर्सेज भी उनको चाहिए। तो अब क्योंकि वो कंसोलिडेट पॉलिटिकली और मिलिट्रीली कर लिया है, तो शायद वो अपने जो 90 के दशक वाला जो उनका रवैया था, और वो शायद वो पाकिस्तान के चंगुल से निकल पाए, और हो सकता है वो अफगानिस्तान के लिए भी और हमारे पूरे इस इलाके के देशों के लिए शायद वो ठीक हो, अगर उनका एटीट्यूड उससे बदल जाता है। अब क्योंकि अब ये भी समझ में आ गया है, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर लास्ट मिनट पे जैसे जो डील्स होती हैं वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन ट्रेनिंग, और वो सब कुछ जो हुआ वो सबका सब हमने देखा कि पूरा बेकार गया, उसका कोई खास मतलब रहा नहीं है। इनफैक्ट उसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारा जो असला अभी अफगान फोर्सेस के पास था वो अभी तालिबान के पास चला गया, वो और ज्यादा मजबूत हो गए हैं। तो ये एक सबक है जो सीख लिया है सबने, पहले ही से वहां की एक ये रवायत रही है। लेकिन अब वो जो हुआ सो हुआ, अब आगे के क्या होना उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है हमारे लिए। थैंक यू, धन्यवाद। अमेया जी। अम्बेसडर त्याग जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे होगा कि तालिबान तो अब पूरे अफगानिस्तान में पूरे जोर शोर से वापस आया है, तो क्या आपको लगता है कि अलकायदा या आईएसआईएस जो है, क्या इनकी फिर से ये पुनर्जीवित होंगे? क्या ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? देखिए, तालिबान वापस तो आया है, पर करीब 2016 से रशिया से उनकी बातचीत हो रही है, 2018 से फॉर्मली अमेरिका से बातचीत हो रही है, और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये एक डील हुई है अमेरिका और तालिबान के बीच में कि हम बिना लड़े छोड़ देंगे और आप कब्जा कर लीजिए, पर
अलकायदा को अपने यहाँ दोबारा नहीं जमने दी। मैं कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस के लिए ताशकंद में था पिछले महीने। मेरी वहाँ काफ़ी लोगों से बातचीत हुई और क्लियर था कि उज़्बेक्स ने भी तालिबान से कहा है, वो भी 3 साल से बात कर रहे हैं तालिबान से, कि आप इतने हार्श मत होइएगा जब आप पावर में आए जितने आप 90 के दशक में थे, और हम नेबरिंग देशों के जो भी तंजीमें हैं वहाँ, उनको आप शरण मत दीजिएगा। हमने देख लिया उइघर के संदर्भ में उन्होंने चाइना से डील कर ली है। वांग यी के साथ मुल्ला बरादर की मीटिंग हुई तैनजिन में अभी 2 हफ्ते पहले, और मुझे ये भी बताया गया कि रशिया के साथ भी तालिबान ने एक कमिटमेंट किया है कि चेचेन और जितने इस तरह के लोग हैं दगिस्तान, उनको वो अपने यहाँ नहीं पनपने देंगे। तालिबान ने 90 के दशक में एक नीति अपनाई और मुल्ला उमार उस समय सर्वे सर्वा थे। 20 साल उन्होंने बहुत कुछ सहा है, सब लड़ाई लड़ी है। मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ सबक सीखे होंगे और वो ये चाहेंगे कि ये अमेरित, इस्लामिक अमेरित सबसे पहले अफ़गानिस्तान में जमे, अफ़गानिस्तान में पनपे, और उसके लिए शायद वो अभी अपने दरवाजे जो और दुनिया की तंजीमें हैं उनके लिए बंद रखें, पर पाकिस्तान उनका समर्थक है, पाकिस्तान उनके पीछे है। तो जो तंजीमें भारत के खिलाफ काम कर रही हैं, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, चाहे जैश मोहम्मद हो, हक्कानी ग्रुप हो, और भी कोई हो, उसको वहाँ शरण मिलती रहेगी। हमें इसमें कोई भी डाउट नहीं करना चाहिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एम्बेसडर त्याल जी। मेरा अगला सवाल जो है रंजीत जी के लिए है। काफी जिक्र हो चुका है अभी ऑलरेडी अबाउट पाकिस्तान का रोल क्या था, चीन का रोल क्या था, आपने भी जिक्र किया, एम्बेसडर साहब, प्रोफेसर सचदेवा ने किया, रंजीत जी ने किया। बट इसमें अगर कुछ और जोड़ना चाहें रंजीत जी, कि चीन का खास करके, पाकिस्तान की तो काफी बात हो चुकी है, क्या रोल रहा है इस पूरे इंसिडेंट में, एपिसोड में? देखिए, अफगानिस्तान में तालिबान का शासन वापस आने के बाद जो नया सामरिक त्रिकोण उभरता हुआ दिख रहा है भारत, पाकिस्तान और चीन का, वो काफ़ी भारत के लिए चिंताजनक हालात पैदा करते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के वापस आने से पाकिस्तान का मनोबल बढ़ेगा। पाकिस्तान जो है भारत पर सामरिक दबाव बढ़ाने की कोशिश करेगा। अफगानिस्तान की सीमाओं से पाकिस्तान अपने सैनिक हटा करके भारत की सीमाओं पर तैनात करने की कोशिश करेगा, भारत पर सैन्य दबाव बढ़ाने की कोशिश करेगा, और एक अभी तक जो एक डिमोरलाइज्ड फील कर रहा था पाकिस्तान, उसे उसका मनोबल काफ़ी बढ़ जाएगा। और पाकिस्तान की पीठ पर चूंकि चीन का हाथ है, और पाकिस्तान और चीन दोनों मिलकर एक कोशिश कर रहे थे कि मध्य एशिया से, अफगानिस्तान से और पश्चिम एशिया से भारत को किसी तरह निकाल बाहर किया जाए। तो तालिबान के जरिए दोनों की एक कोशिश होगी कि भारत ने हाल में जो समर नीति अपनाई थी, विदेश नीति अपनाई थी, मध्य एशिया के साथ अपने को जोड़ने की, चाबहार बंदरगाह के जरिए जिस तरह से अफगानिस्तान के रास्ते मध्य एशिया में प्रवेश करने की भारत की जो रणनीति बनाई थी, अफगानिस्तान के जरिए भारत ने जिस तरह से अपनी मध्य एशिया और पश्चिम एशिया के देशों के साथ भी जिस तरह से रिश्ते मजबूत करने की रणनीति बनाई थी, आर्थिक रिश्ते बढ़ाने की रणनीति बनाई थी, पाकिस्तान और चीन की कोशिश होगी कि भारत को इन सभी लाभों से वंचित किया जाए, भारत को इस सामरिक अवसर जो मिल रहा था उससे वंचित किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह से हमेशा एक परमाणु युद्ध का हमेशा एक खौफ पैदा किया जाता रहा है, दुनिया के देशों के बीच ये माना जाता है कि भारत और पाकिस्तान परमाणु हथियारों से लैस देश हैं। अब तालिबान के वापस आने के बाद पाकिस्तान का मनोबल बढ़ेगा, भारत पर वो सामरिक दबाव बढ़ाएगा, और चीन की हमेशा से ये कोशिश रहेगी कि भारत को नीचा दिखाया जाए, क्योंकि भारत और चीन के बीच जो मौजूदा सामरिक तनाव चल रहा है, जो सैन्य तनाव चल रहा है, उसमें उसकी कोशिश है कि भारत को और ज़्यादा उसका मनोबल गिरा करके भारत को दबाने की कोशिश की जाए। धन्यवाद, धन्यवाद। अमित, मेरा अगला सवाल प्रोफेसर गुलशन जी से रहेगा। 2001 से लेके 2021 आ गया, पिछले 20 सालों में अमेरिका ने इतना पैसा झोंका, अफगान आर्मी को तैयार किया है। ऐसा क्या हुआ कि
अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ने का निर्णय लिया। ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि आज हम इस हालात में पहुंचे हैं? देखिए, अमेरिका ने अफगानिस्तान को छोड़ने का फैसला तो काफी पहले से कर लिया था। क्लियरली जब पुराने ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन पे उन्होंने क्लियरली कह दिया था कि हम यहाँ से जा रहे हैं, पूरा एक टाइम टेबल भी 2014 के बाद से वहां पे बन चुका था। लेकिन परिस्थितियां कुछ बदलती रही, कुछ अफगानिस्तान के अंदर, अमेरिका के अंदर धीरे धीरे वो उसको सिर्फ खींच रहे थे। अब ये है कि फाइनली जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनके साथ डील कर लिया, और उस समय से ही एक समयबद्ध टाइम टेबल बना लिया था। वो टाइम टेबल मई में ही होना था, लेकिन अब क्योंकि सरकार बदली वहां पे तो एक आध महीना आगे पीछे कर लिया। लेकिन हो सकता है सबसे बड़ी, अमेरिका को निकलना तो वहां से तय था, वो तो काफी समय से बना हुआ था। लेकिन जिस ढंग से वो निकले और जिस ढंग से वहां कैओस पैदा हुआ, वो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे खतरे वाली है। वही हमारे लिए चिंता का विषय है। वही सब चीज को सब लोग उसमें, अमेरिका में भी उसकी निंदा उसी बात की हो रही है। अब लेकिन वो एक असेसमेंट था उनका उनका असेसमेंट शायद ये था कि हमारे जाने के बाद ऑलरेडी एक डील तालिबान के साथ उन्होंने कर रखा था। बाकी जो थोड़ी बहुत पॉलिटिकल सेटलमेंट उनकी थी कि वो आपस में, अफगान जो है स्टेक होल्डर्स आपस में कर लेंगे। तो इस पूरे प्रोसेस में लगता था कि 6-6 महीने लगेंगे। उसमें जो रीजनल कंट्रीज हैं वो भी, उनका भी कुछ वहाँ पे कुछ बातचीत बन पाएगी। और लेकिन वो सारा कुछ बड़ी तेजी से घटनाक्रम बदला, तो उसी कारण ये सारे के सारे एकदम शॉक सबको लगा है। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। अब उसका वही है कि अब जो है वो अगर थोड़ा स्मूथ तरीके से ये ट्रांजिशन होता, तो उसमें एक ये भी था कि तालिबान की भूमिका जरूर रहती है अफगान गवर्नमेंट के अंदर, लेकिन उतनी पावरफुल नहीं रहती, क्योंकि उनको बैलेंस करने के लिए शायद दूसरे फोर्सेस भी आ जाती वहां पे। लेकिन अब क्योंकि उनके मिलिट्री पॉलिटिकली उन्होंने अपने आप को कंसोलिडेट कर लिया है, तो भले ही वो दूसरे लोगों को कुछ स्टेक वहां पे मिल जाएगा, लेकिन वो उनकी मर्जी के ऊपर होगा। जब मर्जी उनको निकाल सकते हैं, जब मर्जी जिसके ऊपर वो रखेंगे। तो वो एक दूसरे गुटों की वहां पे जो सिचुएशन है वो कमजोर हो गई है। और जो दूसरे देश है वहां पे, खासतौर से जो पश्चिम के देश हैं, उनका ऊपर अब क्योंकि इन्फ्लुएंस वहां पे कम रहेगा। अब इन्फ्लुएंस वहां पे पाकिस्तान, चाइना और रशिया और उन कंट्रीज का रहेगा और तालिबान का रहेगा। तो वो एक वेस्ट का जो इन्फ्लुएंस था स्मूथ ट्रांजिशन का, वो पूरे का पूरा प्रोसेस जो है फास्ट ट्रैक हो गया, और उसमें वो पीछे पिछड़ गए हैं और दूसरे देशों का वहां पे इन्फ्लुएंस बढ़ गया है। तो वही शायद हमारे लिए भी एक दिक्कत है, क्योंकि हमने अभी तक जो है तालिबानों से कोई खास, जहां मुझे तक लगता है, बातचीत किया नहीं है। जैसे बाकी सारे देश, सेंट्रल एशिया के देश हैं, चाहे वो उसके बाद ईरान है, चाइना है, रशिया है, बाकी सारे यूरोपियन भी थे, सालों साल से वो तालिबानों से बात किए जा रहे थे। तो अब क्योंकि जब तालिबान आ रहे हैं, तो ऑलरेडी उनका एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन उन लोगों उनके साथ था। अब हमारे लिए सडनली एक दिक्कत होगी, क्योंकि हमारे हित अफगानिस्तान में है, और उन हितों को कैसे हम अपने आप को, वो ऐसे हम सडनली छोड़ नहीं सकते हैं, और उनको कैसे हम प्रोटेक्ट करेंगे, कैसे अपना एंगेजमेंट वहां पे जारी रखेंगे। अब हमारे लिए थोड़ा सा एक गैप आ गया। अब देखते हैं जैसे सरकार वहां पे कैसी बनती है, कैसा उनका एटीट्यूड रहता है। एक नए सिरे से एक जो है मामला, हालांकि वो जैसे बात दयाल जी ने बोला, कोई तालिबान के ऊपर कोई ट्रस्ट करने वाली बात नहीं है, कोई भी शायद ट्रस्ट उनके ऊपर नहीं करता है। लेकिन बात ट्रस्ट की नहीं है, बात क्योंकि वहां पे है, आपको उन्हीं के साथ डील करना है, और आपके वहां हित है, आप उन हितों को कैसे वहां पे ज्यादा से ज्यादा बचा सकते हैं, वही अब भारत को देखना है। और इसके लिए क्योंकि भारत की अभी दिक्कत का समय है। थैंक यू प्रोफेसर साहब, बहुत अच्छा समझा दिया आपने। अब मैं एम्बेसडर त्याल जी से पूछना चाहूंगा कि भारत का जो रिश्ता रहा है अफगानिस्तान से, वो सदियों पुराना रहा है। और अफगानिस्तान तो पहले हिंदू देश था, काफी अच्छी तरह सारी दुनिया जानती है, भारत में सब लोग जानते हैं। फिर वो बुद्धिस्ट देश बना, फिर वो जाके इस्लामिक देश बना। तो जो हमारा इन्फ्लुएंस रहा है और हमारे रिश्ते रहे हैं अफगानिस्तान के लोगों के साथ, वो बहुत ज्यादा गूढ़ रहे हैं, जो संबंध रहे हैं। और उसके अलावा भी अगर हम देखें कि जब मैं जॉइंट सेक्रेटरी सार्क था विदेश मंत्रालय में, तो उस टाइम में हमने अफगानिस्तान की मेंबरशिप सार्क के अंदर सफल करवाई, बहुत सहयोग किया। और उनके जो लोग थे, विदेश मंत्री और राष्ट्रपति और
सब लोगों से बहुत अच्छी तरह बातचीत हुई, क्योंकि हमारा ये इंटरेस्ट भी था कि पाकिस्तान के उस पार हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त है। तो अब जो हालात हो गए हैं उसके हिसाब से आप कह रहे हैं प्रोफेसर साहब की कोई हमारे इतने ज्यादा बातचीत नहीं है, बट वो शायद ठीक नहीं है। बातचीत तो हुई है, तालिबान से हो भी रही है, और तालिबान के अंदर भी कुछ लोग हैं जो भारत के साथ काफी क्लोज हैं। जैसे एक आदमी जो है, मैं कहना चाहूंगा कि एक इंडियन मिलिट्री एकेडमी का पढ़ा हुआ अफसर, जो हमारे भाई साहब जब वहां थे मिलिट्री एकेडमी में देहरादून में, वो भी तालिबान के सीनियर लीडरशिप में है। तो ऐसे लोग होने के कारण बातचीत करना उनसे मुश्किल नहीं है, क्योंकि उनके हैं संबंध हमारे लोगों के साथ। बट एम्बेसडर साहब, आप ये अब हमको थोड़ा सा बताइए कि ये रेमिफिकेशंस भारत फॉर द फ्यूचर कैसे रहेंगे भारत के लिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान में जो पढ़ा लिखा तबका है, जो शहरों में लोग रहते हैं, हजारों लोग तो उन्होंने भारत में ही पढ़ाई की। करज़ाई साहब ने खुद भारत में पढ़ाई की। आपने अभी कहा कि जी हाँ, तालिबान के जो चीफ है एक, वो IMA में थे। हर फ्लाइट में दसियों लोग हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। आप वेदांता जाएं, आप किसी भी बैंक्स में जाएं, अफगानी लोग मिलेंगे आपको। पर गांव में और जो अनपढ़ लोगों में कितना ज्ञान है भारत के बारे में, मैं नहीं जानता कि क्या पोजीशन है। पर तालिबान की लीडरशिप, मैं फिर कहूँगा कि जहाँ तक पश्तून लीडरशिप है, उसको भारत के खिलाफ कोई गिला शिकवा बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिछले 20 साल में हमने केवल वहाँ विकास का ही काम किया है। $3 बिलियन के कोई कभी वहाँ पे असला नहीं भेजा, और उनके खैर आदमी को ट्रेन तो किया, पर खैर ऐसा ट्रेन किया कि वो लड़े ही नहीं। तो तालिबान को हमारे खिलाफ उसको नहीं लेना चाहिए। मैं कहूँगा कि हमें जो दिक्कत आ रही है, जो रशिया को नहीं है, ईरान को नहीं है, वो है पाकिस्तान का प्रभाव तालिबान लीडरशिप के ऊपर, और उसकी वजह से हम थोड़े हैंडीकैप्ड हैं। हमें बहुत ध्यान से देखना चाहिए कि जो नई गवर्नमेंट तालिबान की काबुल में आएगी, उस पर तालिबान का ही पूरा कंट्रोल है या पीछे से ISI चला रही है। और मेरा ये भी मानना है कि तालिबान अफगान बहुत प्राउड लोग हैं। 20 साल वो अपने चाहे जो भी उनकी मानसिकता हो, चाहे जो भी आइडियोलॉजी हो, गलत सही हो, पर वो लड़े हैं। तो अब वो सबसे, उन्होंने ब्रिटिश को हराया, उन्होंने सोवियत यूनियन को ख़त्म कर दिया, अब अमेरिका भाग रहा है कि इसके बाद वो पाकिस्तान को अलाउ कर देंगे कि उनके ऊपर डोमिनेट करे और उनको पीछे से चाबी चलाए कठपुतली की तरह। शायद ये संभव नहीं होगा। कुछ ना कुछ दरार पड़ेगी, हमें थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए और उस हिसाब से अपनी पॉलिसी बनाएं। और जहाँ तक रिकग्निशन वगैरह की बात है, दरअसल मैं ये समझता हूँ कि हमें अपनी पॉलिसी को सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से, रशिया से और ईरान से कोऑर्डिनेट करना चाहिए। वेस्ट ये रीजन छोड़ के भाग चुका है और हमें अमेरिका और वेस्ट का दामन अब नहीं पकड़ना चाहिए। हमें अपने जो और मित्र देश हैं इस रीजन में, उनके साथ अपनी पॉलिसी को कोऑर्डिनेट करना चाहिए। धन्यवाद। अमेय जी। रंजीत जी, मेरा अगला सवाल होगा, जैसे एम्बेसडर तैयार जी ने भी जिक्र किया, प्रोफेसर गुलशन जी ने भी जिक्र किया कि कई सालों में तालिबान कई देशों से बात करता रहा है, चाहे वो उज्बेकिस्तान हो, पाकिस्तान हो, रशिया हो, अमेरिका हो या कुछ खाड़ी के देश हो। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो क्या हमारी कूटनीति में कोई चेंज आना चाहिए, या भारत को तालिबान से बात करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि भारत ने भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, भारत के भी इंटरेस्ट हैं। आपका इस पे क्या टेक है? देखिए, मेरा मानना है कि भारत को जमीनी यथार्थ जो अफगानिस्तान में है, मौजूदा यथार्थ बन चुका है, जमीनी सच्चाई है, उसे स्वीकार करना पड़ेगा। तालिबान वहाँ की सत्ता पर लौट चुका है, भारत को ये स्वीकार करना पड़ेगा। भारत तालिबान से
अधिक समय तक, लंबे समय तक मुंह मोड़ करके नहीं रह सकता, क्योंकि भारत को अपने आर्थिक, सामरिक और राजनयिक हितों को आगे बढ़ाना है। और अफगानिस्तान की जो जियोपॉलिटिकल लोकेशन है उसमें बहुत अहम भूमिका हो सकती है अफगानिस्तान की। और भारत को यह भी देखना होगा कि जो अफगानिस्तान की जनता के बीच भारत ने जिस तरह की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई है, जिस तरह का प्रेम अफगानिस्तान की जनता का भारत पर उभरा है पिछले 2 दशकों में, जिस तरह से अफगानिस्तान के चप्पे चप्पे पर भारत ने अपना फुटप्रिंट छोड़ा है सामाजिक आर्थिक गतिविधियों में, वहाँ पर स्कूल खोले हैं, अस्पताल खोले हैं। तो अस्पताल अफगानिस्तान की जनता को भारत से जोड़ा है, भारत के प्रति अपार स्नेह मैंने खुद अफगानिस्तान के दौरे में देखा है। भारत को किस तरह से प्यार के नज़रिए से देखते हैं और पाकिस्तान को घृणा के नज़रिए से देखते हैं। तो एक न एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि तालिबान को ये समझ में आएगा कि अफगानिस्तान की जनता को की भावनाओं को अधिक लंबे समय तक वो उपेक्षा नहीं कर सकता, नज़रअंदाज नहीं कर सकता। और अफगानिस्तान जो तालिबान के शासक हैं वो भी भारत के साथ रिश्ते बेहतर करने को मजबूर होंगे, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद, धन्यवाद रंजीत जी। प्रोफेसर सचदेवा के लिए अगला सवाल है कि जो ये पूरा अभी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वहाँ पर, उनके क्या रिपरकशंस हैं फॉर रीजनल सिक्योरिटी? देखिए, उसमें एक तो सबके लिए चिंता का विषय ये है कि ये पूरे का पूरा जो वहाँ पे घटनाक्रम हो रहा है, या तो उसके बहुत नेगेटिव प्रभाव पूरे इस क्षेत्र पे पड़ेंगे। अगर जिस तरह का तालिबान 90 में था वैसा तालिबान है, तो सारी उनकी जो जमीन है अफगानिस्तान की, जितने भी, चाहे वो मध्य एशिया के देश हो, चाइना हो, भारत हो, पाकिस्तान हो, रशिया हो, ईरान हो, सबके जहाँ पे कोई ना कोई ऐसे गुट हैं जो वहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कतें कर रहे हैं, उन सबको वो वहाँ पे जगह पनाह मिल जाएगी, वहीं पे ट्रेनिंग करने की, वहीं पे जैसा कि 90 के दशक में हुआ था। और वहाँ पे हमला उनका सिर्फ वही नहीं हो तो 9/11 तक पहुंच गए। अब वो अगर तो इस तरह का माहौल वहां पे बनता है तो बहुत बड़ी दिक्कत सबके लिए, और पूरा जो ड्रग ट्रैफिकिंग और वो सारा अगर शुरू हो जाता, अगर वो ऐसा नहीं होके ये है कि वहां पे काफी सालों के बाद एक रिलेटिव स्टेबिलिटी वहां पे आ जाती है, भले ही वो काफी रिस्ट्रिक्टिव हो, कंजर्वेटिव हो, लेकिन कम से कम सिक्योरिटी की दृष्टि से अफगानिस्तान के लिए, वहां के नागरिकों के लिए एक स्थिति पहले से बेहतर हो जाए। और जिस तरह से उन्होंने प्रॉमिस किया है अमेरिका के साथ और बाकी सारे देशों के साथ, और भारत के लिए तो दिक्कत अलग है, जैसे तयाल जी ने बोला पाकिस्तान के चक्कर में, लेकिन हमको ये भी है कि कोशिश ये करनी चाहिए कि अफगानिस्तान को हम एज ए कंट्री देखें, ना कि पाकिस्तान की दृष्टि से देखें। तो उसमें यह है कि अफगानिस्तान के लिए हम क्या कर सकते हैं, अफगान के वहाँ जो भी रूलर है, चाहे वो अभी तालिबान ही है, वो हमारे साथ किस तरह से हमारी सिक्योरिटी में मदद कर सकते हैं। तो अगर वो इस तरह का माहौल बनता है तो शायद अभी जो नया बना है माहौल वो सिक्योरिटी को बेटर कर दे पहले से। लेकिन ये सारी चीजें डिपेंड करेगी तालिबान के एटीट्यूड के ऊपर और कितना प्रभाव उनका पाकिस्तान का उनके ऊपर रहता है, क्योंकि अभी वो कोशिश अगर करते हैं इंडिपेंडेंट होने की, और मुझे लगता है क्योंकि बाकी देश भी वहां पे काफी प्रभाव है, खासतौर से चीन का भी और रूस का भी, और तो वो शायद कोशिश करेंगे। अब देखिए, जो रूस सिर्फ 2 दशक पहले वहां पे मुश्किल था उनके लिए, बाकी सब लोग छोड़ के चले गए, लेकिन रशिया अभी वहां है, रशियन एम्बेसडर अभी वहां है, और वो उनके काफी अच्छे ताल्लुकात उन्होंने दोबारा से तालिबानों से बना लिए हैं। और वैसे ही तो अब ये आने वाला समय बताएगा, और मुख्य रूप से तालिबान किस तरह से अपने गवर्नेंस करते हैं, किस तरह से अपने खासतौर से दूसरे जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनसे उनके लिंक बने रहते हैं या नहीं बने रहते हैं, क्योंकि उनका एक बहुत ही मुश्किल भरा उनका जो कहेंगे उनका पास्ट है, वो उससे हम सब लोग जानते हैं। अगर हम भी उसी कांधार सिंड्रोम से जैसे हम जुड़े रहेंगे कि क्या हुआ था, तालिबान ने ये किया था और उसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ा, तब तो हम बिल्कुल हताश हो सकते हैं और हम उनसे ये कह सकते हैं कि हमारे लिए कुछ भी नहीं वहां पे हो सकता। लेकिन अभी शायद हमको एटलीस्ट अभी जब तक के हमको कोई नेगेटिव वहां से नहीं न्यूज मिलता है, हमको कम से कम उम्मीद रखनी चाहिए कि शायद एक नई ऐसी चीज बने वहां पे जो सबके लिए फायदे की, और उसके लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं तो जरूर करें कि उसको अफगानिस्तान को कोशिश करें कि बाकी देशों से या वेस्ट के देश चले गए हैं तो जो जितने देशों का प्रभाव है हमारे लिए कोई ऐसी दिक्कत वाले देश पाकिस्तान के अलावा कोई वहां पे होना नहीं चाहिए।
तो उनके साथ हम मिलजुल के काम कर सकते हैं, कुछ सब ऐसे चीज बना सकते हैं। तो अभी उसी उम्मीद के साथ हम काम कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा तालिबान के एटीट्यूड के ऊपर। थैंक यू, धन्यवाद। अमेय जी। एम्बेसडर त्याग जी, आपने पहले एक प्रश्न के जवाब में एक बात कही जो मुझे सिल्वर लाइनिंग लगी कि तालिबान पे पाकिस्तान का कितना प्रभाव हो सकता है। मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अफगानिस्तान के जो घटनाक्रम अभी हो रहे हैं उसके दूरगामी क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं भारत के लिए और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए? देखिए, अफगानिस्तान की एक जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर काम कर रहे हैं, और मैं जब ताशकंद में था तो बहुत बात वहाँ हो रही थी कि एक रेलवे लाइन बनेगी, उज़्बेकिस्तान, तरमेज, काबुल, पेशावर, और वहाँ से फिर ये ग्वादर और कराची, और इसके लिए वहाँ पे बड़ा उत्साह था उज़्बेकिस्तान में और दूसरे देशों में भी उत्साह। तो पाकिस्तान की ये कोशिश रहेगी कि सेंट्रल एशिया पाकिस्तान तक आ जाए, अफगानिस्तान तक आ जाए और वही ख़त्म हो जाए, भारत की तरफ कोई भी उसका लिंक ना रहे। अगर अफगानिस्तान तालिबान के प्रभाव में रहता है और तालिबान पाकिस्तान के प्रभाव में रहते हैं, तो इसके बड़े दूरगामी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा, एडवर्स। दूसरी चीज़, सब असला वहाँ इस समय तालिबान के पास आ गया है, जो भी अफगान नेशनल आर्मी के पास था। वहाँ तालिबान की पिछले 20 साल की लिंक्स है लश्कर, आपको ध्यान होगा वहाँ ट्रेनिंग हो रही थी जब प्रेसिडेंट कार्टर ने क्रूज मिसाइल्स दागे थे, तो उसमें कश्मीर के भी कुछ नौजवान मारे गए थे। ये करीब 2002 की नहीं, ये है 2000 की बात। तो ये इन लोगों को जो कि पहले पाकिस्तान में ट्रेन होते थे, अब अगर अफगानिस्तान में ट्रेन होंगे तो पाकिस्तान को डिनाइबिलिटी मिल जाएगी। अगर अगला कुछ टेररिज्म का अटैक होता है भारत पर, तो भारत क्या अफगानिस्तान पे पालाकोट करेगा? कैसे करेगा? तो भारत के लिए ये समस्या बढ़ती चली जाएगी। हमें जैसे भी हो बैक डोर चैनल तालिबान के साथ खोलना होगा कि हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, और आप देखिए हमारा ट्रैक रिकॉर्ड, हम तो अफ़गान जनता के साथ हैं, हम तो ने जो भी कुछ किया है अफ़गान जनता के लिए किया है। आप हमारे हितों का ख्याल रखें, जैसा कि गुलशन साहब ने कहा, और कितना संभव है कितना नहीं है ये तो भविष्य बताएगा। पर बिल्कुल मैं सहमत हूँ, हमें कांधार सिंड्रोम में नहीं रहना चाहिए, हमें आगे देखना चाहिए, क्योंकि तालिबान इज़ ए रियलिटी। अफ़गानिस्तान अगले 2 दशकों और ज़्यादा तालिबान के ही कंट्रोल में रहने वाला है। अब कोई फोर्स वहाँ ऐसी नहीं है जो तालिबान को हटा सके। कोई एक्सटर्नल फोर्स की अब हिम्मत नहीं है कि अफ़गानिस्तान जाए, जो भी उन्होंने अमेरिका का हश्र देखा है। तो हमें कुछ ना कुछ रास्ता उसके साथ ढूंढना पड़ेगा। पर शायद तालिबान भी चाहेंगे कि वो पीसफुली अपनी अमारात को चलाएं। अभी तक उनका आईसिस की तरह ऐसा तालिबान कहते हैं कि साहब हमने तो कभी कोई टेररिज्म का अटैक किसी देश में नहीं किया। आप बताइए कभी हमारे किसी तालिबान ने किसी दूसरे देश में अटैक किया? पर उन्होंने सेंचुरीज दी अपने यहाँ, जो दूसरे देश में अटैक करते थे। अगर उसको प्लग किया जा सके किसी तरह, तो शायद दुनिया के लिए इतना ये हानिकर नहीं होगा। पर अगर दुनिया भर के जो तंजीमें हैं वो फिर वहाँ जाके पनपती हैं, ट्रेन होती हैं, असला लेती हैं, तो सभी नेबरिंग कंट्रीज़ के लिए, और मैं समझता हूँ कि इवेंचुअली अमेरिका के लिए भी ये एक बहुत खतरे की बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी, अमेय जी। एम्बेसडर प्रदीप कपूर, कार्यक्रम के इस पूरे कार्यक्रम में
आपका डबल रोल रहा है। आज आप एक गेस्ट एडिटर भी हैं और पूर्व राजनयिक भी रह चुके हैं। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप वॉशिंगटन डीसी में रहते हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि इस पूरे घटनाक्रम को लेके अमेरिका में लोकल ऑडियंस हो या जो वहाँ अफगान्स रहते हैं, उनमें किस तरीके के संकेत आ रहे हैं, उसमें आपका क्या टेक है अमेरिका में रह के? तो अमेरिका में जो अभी हालात हैं वो जो सब देखते हैं वही हैं, और जो जिक्र हुआ है वही है कि एक तरफ से तो उनको काफी रिलीफ है कि जो अमेरिकी सोल्जर थे वो वापस आ गए हैं मोस्टली, और जो बकाया है वो भी आ जाएंगे जल्द ही, और उनका जो इन्वॉल्वमेंट है और जो बॉडी बैग्स आ रहे थे वो खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ से उनको बहुत ज्यादा वो शर्मिंदा है पूरा देश की इस हालात में उनको अफगान को छोड़ना पड़ा। अफगान के क्या हालात हैं इस समय पे, तो बाइडन के लिए तो बहुत मुश्किल समस्या है, क्योंकि उनके लिए काफी ऑपोजिशन हो गया इस विषय पे लोकली अमेरिकी सिटीजन्स का और लोगों का। जो अफगानी लोग हैं यहाँ पर, उसमें बहुत सारे हिंदू और सिख भी हैं जो अफगानिस्तान से भागे थे। तो यहाँ पर एक मंदिर भी है जहाँ पर हम बहुत बारी मिले हैं अफगानी लोगों को, और जो पिछले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे हमीदुल्लाह मोहिब, वो यहाँ पर राजदूत भी रहे हैं। तो उनके साथ हमारे बहुत बातचीत होते रहे हैं, बहुत उनके घर पे, उनके ऑफिस में और जगह जगह में जब भी मीटिंग्स होती थी। तो उनका जो ख्याल है वो तो मीन्स जो हिंदू और सिख हैं जो अफगानी ओरिजिन के हैं यहाँ पर, वो तो होप कर रहे थे और प्रे कर रहे थे कि किसी तरह अफगानिस्तान पीसफुल हो सके, ताकि वो किस समय में लौट सकेंगे अपने देश में, अपने वतन में। उनका एक ड्रीम था, वो तो अब ड्रीम तो नामुमकिन के बराबर हो गया है। बाकी जो अफगानी हैं, जो राजदूत है और जो बाकी के लोग हैं, उनके लिए तो ही बहुत ही फियर का माहौल है इस समय पे कि क्या होगा उनका कंट्री का, उनके फ्यूचर का, उनके रिश्तेदारों का। तो हर तरफ से इस समय पे बहुत अनसर्टेनिटी है। मैं इतना कह के अभी रुक जाऊंगा, और अगर आप मुझे परमिशन दें तो अभी हम इसको रैप अप कर देते हैं। काफी समय हो गया और काफी कुछ सुन लिया हमने सब। हमारे इतने डिस्टिंग्विश्ड जो पैनल था, तो उनसे मुझे तो आज बहुत ही अच्छा लगा। एक तो अमिया जी, आपने इतना बढ़िया आरंभ किया इसका सारा, और इतना बढ़िया प्रबंध किया इस विषय पे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है पूरी दुनिया के लिए, केवल भारत के लिए नहीं, यूएस के लिए नहीं, बट पूरी दुनिया के लिए। और इतना कुछ सुनने को मिला, सीखने को मिला। मेरे को खुद मीन्स मैं तो इतना इन्वॉल्व हूँ इस विषय पे, और इतनी जगह पे मुझे बोलना पड़ता है इस विषय पे, बट आप लोगों को आज सुन के तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला और सोचने को भी मिला कि ये बहुत ही विचारपूर्वक जो सारा डिस्कशन हुआ है। तो इसमें मैं केवल ये कहूंगा कि अगर ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को, न केवल भारत में बट पूरे विश्व में पहुंचाया जाए आज का डिस्कशन किसी भी तरह, तो बहुत ही यूजफुल रहेगा सब लोगों को समझना कि अफगानिस्तान कहाँ था, अब कहाँ है, और कहाँ जा रहा है, और कहाँ जाना चाहिए अफगानिस्तान को फ्यूचर में। उसका भी बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। तो जितने ज्यादा लोग सुन सकेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो आपने बहुत अच्छा काम किया अमिया जी, और आपने इतने जो बढ़िया सब पैनल को इकट्ठा किया, मैं उनको हार्दिक तरीके से बहुत ज्यादा उनको धन्यवाद देता हूँ। सबको नमस्ते, और अफगानिस्तान के फ्यूचर के लिए हमारे प्रेयर्स, हमारे एफर्ट्स और हमारे होप्स जागृत रहेंगे। नमस्ते। थैंक यू एम्बेसडर प्रदीप कपूर। तो मैं सभी मेहमानों का धन्यवाद करता हूँ। एम्बेसडर तैयार जी, प्रोफेसर गुलशन जी, रंजीत कुमार जी, आपने इस कार्यक्रम में शामिल होके काफ़ी अच्छा पर्सपेक्टिव दिया, काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिली। तो मैं इस कार्यक्रम की समाप्ति पे आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ, और आशा करता हूँ कि मैं अगले नए विषय को लेके फिर अपने दर्शकों के सामने प्रस्तुत होऊंगा।
तब तक के लिए सभी का धन्यवाद। अगर ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, नमस्कार। नमस्ते।